नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज से यूथ का हम क्रमवार से पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के अन्य स्टेट के भी हम देखेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का पहला प्रकरण है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए बिना किसी बात के हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो आइए, यह यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष इसका 1929 ईस्वी है। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। तो आधार काल नाम किसने दिया है? आपका उत्तर है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। यह यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में भी प्रश्न आया हुआ है, अर्थात कि परीक्षा की दृष्टि से यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसका विस्तार देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है। तो ध्यान रखिएगा, सुमन राजे और डॉक्टर मोहन अवस्थी दो लोगों ने आधार काल नाम दिया है। आदिकाल का नामकरण देख लीजिएगा। चारण काल नाम किसने दिया है? तो चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन। अब इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना है तो ध्यान रखिएगा कि ग्रियर्सन जी, जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, वो क्या करते हैं? चारण का पाठ करते हैं। किसका पाठ करते हैं? चारण का पाठ करते हैं। आरंभिक काल नाम किसने दिया है? तो मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं ने किसका नाम, क्या नाम दिया है? आरंभिक काल। ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधु 3 भाई थे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। बीज बपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये बहुत प्रसिद्ध है, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है सिद्ध सामंत काल नाम। वीर काल नाम किसने दिया है? तो वीर काल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ध्यान रखिएगा, वीर गाथा काल और वीर काल दोनों में अंतर है। कभी कभी हम शीघ्रता करने के कारण वीर गाथा काल नाम न देखकर वीर काल देख करके शुक्ल जी को लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वीर गाथा अर्थात वीरों की गाथा कौन गाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और वीर काल, वीरों के काल की वार्ता कौन करता है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। संधि काल और चारण काल नाम किसने दिया है? संधि काल एवं चारण काल, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो सर्वमत से माना जाता है आदिकाल। तो ध्यान रखिएगा, आदिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आधार काल नाम किसने दिया है? तो सुमन राजे और डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने। आधार काल नाम किसने दिया है? सुमन राजे और
डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने। जय काल नाम किसने दिया है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। जय काल नाम किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, यह हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक में लिखा गया है। आइए विस्तार की तरफ देख लें। ये भी प्रश्न देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, 2021 में, 2018 में, 2018 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का ग्रंथ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं? तो ध्यान रखिएगा, जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट जी हैं। विस्तार की तरफ देखें। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो इनकी 2 प्रमुख कृतियां कौन कौन सी बताई गई हैं? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी जो 1787 ईस्वी में है, और हिंदुस्तानी ग्रामर जो 1796 ईस्वी में है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी 2 प्रमुख हैं रचनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो मिश्र बंधु द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर हैं। मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद्य, बूंदी बारिश पद्य, पुष्पांजलि गद्य, पद्यमय लेख संग्रह, नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधु जी की कौन कौन सी रचना है उसको पुनः देख लेते हैं। तो भारत विनय पद्य में है, बूंदी बारिश पद्य में है, पुष्पांजलि गद्य पद्यमय लेख संग्रह है, नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। तो ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। तो 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख कहाँ हुआ है? तो मिश्र बंधु विनोद में। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आइए, ये इसका उत्तर है।
अब देखते हैं, ये 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है, इसका विस्तार देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, शीर्षक नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो जो मॉडर्न होता है वही तो आजकल की किशोरियाँ क्या हैं, बहुत मॉडर्न हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका अनुवाद उन्होंने डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। और इसका ट्रिक हमने आपको बता ही दिया है कि इसका ट्रिक क्या होगा कि किशोरी लोग क्या होते हैं, बहुत मॉडर्न होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। आगे विस्तार देखते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि किसे यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है, तो यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है पंडित राहुल सांकृत्यायन जी को। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। तो ध्यान रखिएगा कि मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। तो ये इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य संबंधित रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो अभी पीछे हमने आपको बता ही दिया है कि संधि काल तथा चारण काल नाम किसने दिया है। तो संधि काल और चारण काल नाम देने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। तो ये प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने विभाजित किया है। आइए विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना जाता है या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। और उधर आपने देखा कि यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी को कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण पुनः फिर से देख लेते हैं। चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आधार काल नाम सुमन राजे ने दिया है। और सिद्ध सामंत काल नाम पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। आइए विस्तार की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 ईस्वी में लिखा गया था और इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग 1965 ईस्वी के लेखक गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में
1965 ईस्वी में गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में अपना एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा। डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की है। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगर सच्चे अर्थों की बात आए तो वहाँ मॉडर्न लोग ही आते हैं। ध्यान रखिएगा, सच्चे अर्थों में कौन आएगा? मॉडर्न लोग आएंगे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। आइए विस्तार से देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। तो अगर पूछ लिया जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है, तो 952 कवियों को शामिल किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। अभी जबकि हमने पीछे चर्चा कर भी लिया है कि मिश्र बंधु जी 3 भाई हैं, तो देख लेते हैं तीनों भाइयों का नाम क्या क्या है। तो मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ग सासु अर्थात गणेश, श्याम, सुखदेव। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। विस्तार से देखते हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र नाम महत्वपूर्ण है, अर्थात कि प्रसिद्ध है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913। तो ध्यान रखिएगा, देखिए 1913 में 3 संख्या आ रही है, अर्थात कि 3 भाग का प्रकाशन इन्होंने 1913 में किया तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में किया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 है, वहाँ 3 है, तो 3 भाग 13 में और चौथा भाग इनका 34 में है। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसीलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनके इतिहास को सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे भारी, सबसे बड़ा ग्रंथ इन्हीं का माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। तो मिश्र बंधु जी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, देख लेते हैं। मिश्र बंधु जी ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है।
चलिए विस्तार से इसको देखते हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। तो शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल नाम दिया, क्यों? क्योंकि इसमें रीति ग्रंथों की प्रचुरता थी। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल की संज्ञा प्रदान की। तो ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो है वो इसे रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे कला काल की संज्ञा प्रदान की। सामान्यतः 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। तो 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। तो इसको हमने पीछे देख ही लिया है, लेकिन फिर से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने नाम दिया है और ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए इसके विस्तार की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम पंडित राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा जी, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें यह है कि बार बार एक ही प्रश्न जब आता है तो वहाँ मन में वो प्रश्न बैठ जाता है, आपके दिमाग में वो प्रश्न ऐसा स्थायी होगा कि आप भूलेंगे नहीं। और आप देख रहे हैं कि बार बार लगभग इन्हीं सब प्रश्नों से घुमा घुमा के प्रश्न बना के पूछा गया है। तो ये अच्छा है कि आपका जो है बार बार इसका रिवीजन हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, 1986 में मैंने बताया था पीछे ही कि 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। चलिए आगे विस्तार की तरफ देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा उसके रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, 1986 में किसने लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये इसके राइटर कौन हैं? तो इसके लेखक 1987 में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी करते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में इस रचना का जो है 1924 ईस्वी में लेखन कौन करता है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तो विस्तार में ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में, संपादक इसके हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो पुस्तक है इसका संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। कब किया था? तो 1973 ईस्वी में। साहित्य का इतिहास दर्शन। तो साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री जी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री जी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी किसका है? सूर्यकांत शास्त्री जी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी कृष्ण शंकर शुक्ल जी का है। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी कृष्ण शंकर शुक्ल जी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी कृष्ण शंकर शुक्ल जी का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। तो ध्यान रखिएगा, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्र मदान
इंद्रनाथ मदान जी का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया ने लिखा है। तो जहाँ भी राजस्थानी शब्द जुड़ा आपको मिल जाए वो ध्यान रखिएगा कि मोतीलाल मुनारिया जी का ही आपको मिलेगा। तो ये याद करने के लिए दृष्टि से मैं बता रही हूँ। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया जी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। तो अभी पीछे भी हमने वैज्ञानिक देखा था, यहाँ आपको सन भी मिल गया कि 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में सुमन राजे ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ जी का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसका है? नीलाभ जी का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसका है? नीलाभ जी का है, ध्यान रखिएगा। नागरी प्रचारिणी सभा, अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो प्रश्न क्या है, पुनः देख लेते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य की पीठिका, क्या नाम है? प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। वैसे भी आप जानते हैं ना, कोई भी इतिहास लिखी जाती है तो पहले उसकी पीठिका बनाई जाती है। तो ऐसे ही इसका प्रथम भाग है हिंदी साहित्य की पीठिका। आइए विस्तार की तरफ देखते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड, पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां। तो ध्यान रखिएगा, इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड, पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंडों, तीसरे से 14वें में प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य की पीठिका यह इसका प्रथम भाग है और द्वितीय भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा का विकास है। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असंगत विकल्प चुनिए। इनमें से एक ऐसा विकल्प होगा जो असंगत है, देख लेते हैं क्या है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है ये बाबू श्याम सुंदर दास जी की नहीं है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी जी की कृति है। तो किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी जी की कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए विस्तार की तरफ देख लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी की कृति है। नंदुलारे वाजपेयी जी की प्रमुख और कृतियाँ देख लेते हैं। तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी में, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी में, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी में, रस सिद्धांत 1977 में, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 में, रीति और शैली 1979 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब
हम 17 प्रश्न संख्या 17 से अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहीं हम अब धन्यवाद नमस्कार कह के आगे बढ़ेंगे और आप लोग प्रतीक्षा करिएगा। प्रश्न संख्या 17 से आगे का आपको मिलता जाएगा। क्रमशः हम सभी प्रश्नों को एक साथ हल करते हुए चलेंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने यूथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो यूथ की बुक है, पुस्तक है, अगर इसे आपने पूरा हल कर लिया तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें आपको प्रश्नों का ऐसा सार संग्रह मिलेगा जो आपको लगभग परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इन्हीं के साथ धन्यवाद नमस्कार। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में।